अध्याय 147 मरम्मत। टीम लीडर रासिका, कैप्टन राघव ने रखरखाव रोबोटों की सफलतापूर्वक मरम्मत कर दी है। आरोही लिफ्ट की अनुमानित मरम्मत अवधि 1 घंटे से कम हो गई है। धड़ाम कर्रर हवाई अड्डे के पूरे बाहरी परिधि पर एक तीव्र लड़ाई छिड़ गई थी, जो एक विशाल युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में लाखों ज़ॉम्बी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। लपटें गरज रही थीं, विस्फोटों की गूंज थी और पूरी तरह से स्वचालित मशीन गन इतनी ज्यादा गर्म हो गई थीं कि उनकी नलियां लाल हो गई थीं। आग के प्रत्येक विस्फोट ने अमर लोगों के अंतहीन ज्वार को रोशन कर दिया, जो ज्वार की लहर की तरह शहर की सड़कों पर भर रहे थे। उनके बीच भद्दे उत्परिवर्ती कीड़े, ज़ॉम्बी गॉल, विशालकाय पीले दानव और काले कनखजूरे जैसे जीव रेंगते और फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम युद्ध के मैदान में घूम रहा था, उन्हें तुरंत कटे हुए मांस और आंतों की बारिश में बदल रहा था। नीचे आयरन गार्ड ब्रिगेड को ट्रकों का उपयोग करके हवाई अड्डे के सैन्य गोदाम से लगातार गोला बारूद की चेन लानी पड़ रही थी ताकि बंदूकें चलती रहें। कंट्रोल टावर के अंदर रासिका निकासी योजनाओं पर चर्चा करते हुए आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का नेतृत्व कर रही थी। रेडियो पर माइक की आवाज़ सुनकर उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। अच्छा, रडा ने हवा में एक विशाल भयानक इकाई का पता लगाया है। यह एस क्लास वायुमंडलीय अभ्रक होनी चाहिए। इसने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया है, लेकिन सतर्क रहें। धड़ाम रेलगन से दागी गई एक शानदार नीली विद्युत चुंबकीय किरण रात के आकाश में झपटी, जो बहुत पास मंडरा रही एक विशाल आकाश जेलीफिश को भेद गई। उसके 1 दर्जन टेंटिकल्स हवा में टूटकर नीचे गिर पड़े। आओ गर्राह! एक भयानक कराह गूंज उठी, जिससे विरोध कर रहे सैनिकों और उत्तरजीवियों दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आकाश में मंडरा रही उस विशाल छाया को देखना ही उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। नाइट फाल्कन -12 एंटी एयर मिसाइलें लॉन्च पैरामीटर तैयार। वूश वूश आयरन गार्ड ब्रिगेड के एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर धीरे धीरे ऊपर उठे और 2 छोटी एयर टू एयर मिसाइलें सफ़ेद धुएं की लकीरें छोड़ती हुई विस्फोटित हुईं, आकाश जेलीफिश के घंटी के आकार के शरीर से टकरा गईं। इस बीच जमीन पर आयरन गार्ड सैनिकों की एक बटालियन तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनका नेतृत्व सैन्य वर्दी पहने एक मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी कर रहे थे। वह अपनी 40वें वर्ष के मध्य में दिखाई दे रहे थे। उनके तीखे नैन नक्श और कठोर मुद्रा एक अनुभवी युद्ध क्षेत्र कमांडर का आभास दे रहे थे। जनरल, टीम लीडर रासिका ने अभी हमें सूचित किया है, आरोही लिफ्ट की मरम्मत 1 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। एडजुटेंट उनके पीछे पीछे चलते हुए तुरंत सूचना दी। प्लाजा में काफिलों को पोर्ट के अंदर वापस हटने के लिए कहो। खतरे अब अंदर तक पहुंच रहे हैं। राणा चलते रहे, रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर इशारा करते हुए। सुनिश्चित करें कि रासिका निकासी का समन्वय करे, हर कोई ट्रैक प्लेटफॉर्म पर चले। अधिकांश उत्तरजीवियों ने पहले ही हथियार उठा लिए थे और आयरन गार्ड ब्रिगेड के साथ मिलकर हमलावरों को रोक रहे थे। अभी भी बची हुई हजारों पलायन गाड़ियां ज्यादातर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से भरी थीं। वह सुरक्षा रेजिमेंट कहाँ है? वे अभी भी समर्थन के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तक नहीं गई है। उन्होंने अभी हमसे संपर्क किया है, यह मांग करते हुए कि हम उनके विमान को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने में उनकी मदद करें, तभी वे जाने को राजी होंगे। क्या सुरक्षा? बैंग! राणा रुक गए, एक ठंडी सांस छोड़ी। रूबल, जाकर उस कमीनी अनीता को बताओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके जहाज पर किसका बाप या बेटा है। मैं उसे मेरी नज़रों से दफा होने के लिए 20 मिनट दे रहा हूं। अगर वह नहीं गई तो वह हमेशा के लिए यहीं रहेगी। जी सर, एडजुटेंट ने तुरंत सलाम किया। जनरल, हमने अपनी स्थिति के दक्षिण पश्चिम में मामूली भूकंपीय गतिविधि का पता लगाया है। ये किसी भयानक इकाई से संबंधित हो सकती है। एक और अधिकारी दौड़कर रिपोर्ट करने आया। निकासी के लिए कितना समय बचा है? आपातकालीन टीम के अनुमानों के अनुसार एक बार आरोही लिफ्ट की मरम्मत हो जाने के बाद हवाई अड्डे के कर्मियों की पूरी निकासी को पूरा करने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे? राणा ने ऊपर मंडरा रहे अंधेरे, दमनकारी आकाश को देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवाई अड्डे के चारों ओर एक विशाल जाल धीरे धीरे कसता जा रहा है। पोर्ट के अंदर अधिक से अधिक उत्तरजीवियों की गाड़ियां भयानक संस्थाओं द्वारा नष्ट की जा रही थीं। रक्षा पंक्ति में लड़ रहे कई उत्तरजीवी मारे जा रहे थे। हवा में मरते हुए पुरुषों और रोती हुई महिलाओं की चीखें भरी थीं, उनकी आवाज़ें निराशा में डूब गईं। जिन्होंने अपनी गाड़ियां या अपनी आखिरी उम्मीद खो दी थी, उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अराजकता को देखकर राणा ने झिझका नहीं। मेरे आदेशों का पालन करें। वाहनों से सभी तोपें और एंटी एयर उपकरण उतार दो।
लॉजिस्टिक्स यूनिट घायल और फंसे हुए उत्तरजीवियों को आयरन गार्ड की परिवहन ट्रेनों में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होगी। सभी बटालियनों और इकाइयों को सतर्क करें, पूर्ण पैमाने पर रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। एयरशिप स्क्वाड्रन 1 और 3 आरोही लिफ्ट को हवाई खतरों से बचाने के लिए सभी शेष हवाई इकाइयों को आकाश में उतारो। जी सर, आयरन गार्ड ब्रिगेड 52 के अधिकारियों ने एक साथ जवाब दिया। रखरखाव खाड़ी आरोही लिफ्ट। रखरखाव खाड़ी में वापस एक एक करके मरम्मत किए गए रखरखाव रोबोट हवा में मंडरा गए। माइक के संचालन के तहत उन्होंने मरम्मत कतार में प्रवेश किया और आरोही लिफ्ट मार्ग में ऊपर की ओर उड़ गए। जैसे ही सिस्टम की त्रुटि रिपोर्ट धीरे धीरे हल हो गई, माइक के तनावग्रस्त चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वर्तमान अनुक्रम के आधार पर यदि सभी मरम्मतें पूरी हो जाती हैं तो हम पूर्ण आरोही हस्तांतरण को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। रखरखाव खाड़ी अजीब तरह से शांत थी, गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज़ें अब दूर थीं। जैसे ही राघव एक और मरम्मत पर काम कर रहा था, उसने ऊपर देखे बिना सवाल पूछा। सबसे तेज संभव समय। माइक ने गहरी सांस ली। कम से कम 5 घंटे, ये पहले से ही हमारी सीमाओं को धकेल रहा है। बोलने के बाद उसे राघव का इरादा समझ में आया और वह बड़बड़ाया, आप ट्रेन ऑपरेटर क्षितिज क्लैंप सिस्टम का उपयोग करके सीधे लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, है ना? राघव ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय कीकी ने पूछा, और उसमें क्या गलत है? यह अत्यधिक जोखिम भरा है। माइक ने अपना चश्मा ठीक किया। न केवल आपकी ट्रेन के लिए पिछले कुछ दिनों में 9 ट्रेन काफिले आरोही अनुक्रम में प्रवेश कर चुके हैं। कर्षण प्लेटफॉर्म के बिना उच्च ऊंचाई वाले गलियारे में सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है। कर्षण प्लेटफॉर्म एक समतल परिवहन प्रणाली थी, लेकिन एक नियमित ट्रेलर हुक की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी। ये सीधे रेल ट्रैक से जुड़ी हुई थी, अनिवार्य रूप से आरोही लिफ्ट के लिए एक फेरी वाहन के रूप में कार्य करती थी, जो विद्युत चुम्बकीय लॉन्च सिस्टम के साथ एकीकृत थी। वाहनों और ट्रेनों को स्वचालित होने की आवश्यकता नहीं थी, इसके बजाय सिस्टम त्वरण को नियंत्रित करता था, चढ़ाई और बाद में कम दबाव वाले गलियारे में उच्च गति संक्रमण को संभालता था। ये सेटअप परिवहन दक्षता को अधिकतम करता था जबकि स्वचालित विनियमन सुनिश्चित करता था। इसके बिना क्षितिज क्लैंप सिस्टम का उपयोग करके ट्रेन को जबरदस्ती लॉन्च करने का मतलब था कि वह किसी भी बाहरी सहायता के बिना सीधे उच्च ऊंचाई वाले रेल गलियारे पर चला रही होगी। शुरुआती परिचालन में मैनुअल ट्रैक रूटिंग अभी भी गति को 500 किलोमीटर घंटा तक बढ़ा सकती थी, अधिकांश बुलेट ट्रेनों से तेज। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि डूम्सडे ट्रेनें उचित मंजूरी के बिना लॉन्च होती हैं और अन्य विद्युत चुम्बकीय रूप से त्वरित परिवहन उनके पीछे आ रहे हैं, तो हवा के बीच कोई भी दुर्घटना एक विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। हमने वास्तव में दक्षता में सुधार के लिए एकल बैच परिवहन मात्रा बढ़ाने पर विचार किया है, लेकिन शक्ति की कमी। राघव ने बीच में टोक दिया। माइक ने सिर हिलाया। आरोही लिफ्ट और विद्युत चुम्बकीय त्वरण प्रणालियों के अलावा हमें उच्च ऊंचाई वाले गलियारे की एंटी एयर सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। रात के अंधेरे में आकाश में जमीन की तुलना में कम भयानक संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन वे आमतौर पर कहीं अधिक भयानक होती हैं। सर्वनाश के दिन के बाद से अधिकांश विमान और कक्षीय उपग्रह नष्ट हो गए हैं। आकाश सुरक्षित नहीं है। हमारा स्काई सिटी क्विंगलुआन 2 दिन पहले क्रैश हो गया, जिसमें 15,000 लोग सवार थे, जो पश्चिमी प्रशांत गहरे समुद्र में डूब गया। फीनिक्स अभी भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं कि कुछ भयानक वहां नीचे था। उद्धरण चिन्ह ... क्या? कीकी ने भौहें चढ़ाईं। रुको, क्या हम आकाश के जीवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? तुम अचानक गहरे समुद्र की बात क्यों कर रहे हो? माइक ने अपना चश्मा ऊपर धकेला। क्या इससे वास्तव में फर्क पड़ता है? उसने आकाश की ओर इशारा किया। कुछ चीजें जिन्हें समुद्र में ही रहना चाहिए था, वे अब आकाश में हैं। और 10,000 मीटर की गहराई पर ऐसी भयानकताएं हैं जो किसी भी चीज से कहीं परे हैं जिसे हम संभाल सकते हैं। अध्याय 148 भूकंप। तो क्या फीनिक्स का मुख्यालय अब आकाश में स्थित है? राघव ने पूछा। माइक ने सिर हिलाया। अभी फीनिक्स के 3 मुख्यालय हैं जो सभी लगातार दुनिया भर में घूम रहे हैं। उसने कंधा उचकाकर राघव की ओर देखा। जमीन पर स्थित मोबाइल सेंटर आपकी इन्फिनिट ट्रेन के समान ही काम करता है। हमारे ट्रैक बाउंड काफिले प्लेनेटरी ऑर्बिटल रेल के साथ चलते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑल टेरन गतिशीलता है, हम पटरियों के हर खंड का रखरखाव नहीं करते हैं। यदि कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है या उसमें भूखंडन है, तो हम बस चक्कर लगाते हैं। वर्तमान में डॉन ड्रैगन नेशन में सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का समन्वय करता है,
उन क्षेत्रों में उत्तरजीवी सहायता प्रदान करता है जो अभी तक पातालों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, जिससे अधिक लोगों को जीवित रहने में मदद मिल सके। बीप प्रोग्राम शुरू हुआ। राघव की मरम्मत के तहत एक और PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट सफलतापूर्वक ऑनलाइन हो गया। स्थिर होने से पहले वह थोड़ा डगमगाया, फिर आरोही लिफ्ट मार्ग की ओर ऊपर की ओर भागा, रखरखाव के लिए अपने निर्धारित क्षेत्र की ओर बढ़ा। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, राघव ने गहरी सांस ली। सर्वोच्च प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग जीवित रहें। ध्रुवीय रात बहुत तेजी से आई, किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही दुनिया ढह गई। हाँ, जब ये हुआ तब मैं बस काम पर था। जब तक मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी और बच्चा जा चुके थे। माइक ने अपने कीबोर्ड पर टैप किया, खुद पर हंसते हुए धीमे से बोला। उसके बाद मैं बस ज़ॉम्बी ग्रस्त सड़कों पर खोजता रहा, ये सोचता रहा कि क्या वे बदल गए हैं, क्या वे कम पीड़ित हैं, क्या अन्य ज़ॉम्बी उन्हें तंग कर रहे हैं या कुछ और। राघव एक पल के लिए चुप रहा, फिर एक शांत लेकिन दृढ़ लहजे में बोला, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। अब जब दुनिया विनाश के कगार पर है, तो हमारे लिए केवल एक ही रास्ता बचा है, आगे बढ़ना। बिल्कुल, हमारी क्षमताएं और मजबूत होंगी और एक दिन पासा पलटेगा, अंधेरे में हमारा शिकार नहीं किया जाएगा, हम उनका शिकार करेंगे। कीकी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं पूरी तरह सहमत हूं। माइक ने सिर हिलाया। कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन फीनिक्स ने पहले ही भयानक आक्रमण, अनुसंधान और क्षमता विकास दोनों में सफलता हासिल कर ली है। हम दुनिया भर के उत्तरजीवियों को रेडियो के माध्यम से लगातार अपडेट प्रसारित करते हैं। हमारा दर्शन सरल है, जितने अधिक लोग मजबूत होंगे, उतने ही अधिक लोग जीवित रहेंगे। और एक दिन हम भागना बंद कर देंगे। व्यवस्था से अराजकता, फिर अराजकता से वापस व्यवस्था। कई काफिले अब एकजुट हो रहे हैं, जिससे जीवित रहने की दर में सुधार हो रहा है। और जैसे जैसे अधिक लोग जुड़ते हैं, जानकारी तेजी से फैलती है। राघव ने एक और रोबोट की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया। हर सफलता के साथ उसका मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग अनुभव बढ़ता गया। ये समर्थन मिशन उसके लिए एक बड़ा लाभ बन रहा था। वह पहले से ही रेल गन के ब्लूप्रिंट, साथ ही आयरन गार्ड ब्रिगेड के युद्ध कवच और मेचा को स्कैन करने पर विचार कर रहा था। जियाजो शहर पहुंचने के बाद वह उन्हें अध्ययन और बढ़ाने के लिए समय निकालेगा, खुद को और अपनी टीम को हथियारबंद करेगा। अभी फीनिक्स का नाइटवॉकर्स डिवीजन एंजल प्रोजेक्ट के पूर्व प्रमुख कर्मियों द्वारा नेतृत्व किया जाता है। उनका मुख्य ध्यान क्षमता अनुसंधान पर है, लेकिन वे सक्रिय रूप से क्षमता उपयोगकर्ताओं की भर्ती भी कर रहे हैं, माइक ने समझाया। भर्ती? राघव ने एक भौं उठाए। अनुसंधान के लिए वह उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है, माइक ने जवाब दिया। नाइटवॉकर्स क्षमता उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें बचाव मिशनों और भयानक वस्तुओं के संग्रह के लिए भेजते हैं। शुरुआती एंजल प्रोजेक्ट की तुलना में हमारे अनुसंधान ने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। कैप्टन राघव, आपकी क्षमता असाधारण है और इस युवा महिला की मानसिक शक्ति भी। नाइटवॉकर्स को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। माइक ने अपना चश्मा ठीक किया। ईमानदारी से, आप हमसे जुड़ सकते हैं या कम से कम फीनिक्स के साथ साझेदारी कर सकते हैं। हम बहुत सारा समर्थन दे सकते हैं जो आपको उपयोगी लग सकता है। आप कह रहे हैं कि नाइटवॉकर्स आपके 3 मुख्यालयों से संचालित होते हैं? कीकी ने पूछा। सही, आपके सबसे नज़दीक डॉन मुख्यालय है। उच्च ऊंचाई वाले गलियारे को पार करने के बाद आपको उनसे मिलने में लगभग 2 दिन लगेंगे। इतना आसान नहीं है, राघव ने मन में सोचा। जियाजो शहर के बाद हमें हेंगशान दर्रा, वेई नदी और लोंगजियांग को पार करना होगा। लेकिन उत्तर पूर्व में हमारे पास पाताल क्षेत्र संख्या 5 है जो पश्चिम गोबी को निगल रहा है। दक्षिण पूर्व में पाताल क्षेत्र संख्या 7 है जो हैदोंग को निगल रहा है। उन्हें बाईपास करने के लिए हमें हरिपुर और जिंगचेंग के माध्यम से परमा ग्रासलैंड्स मार्ग लेना होगा। यदि डॉन यून आन रिज मार्ग ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वे ट्रांसोसेनिक रेल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें उत्तरी महाद्वीपीय शेल्फ और कियोंगक भूजलडमरू मध्य के पार ले गई होती। फीनिक्स के साथ टीम बनाना भारी फायदे प्रदान कर सकता था। इस सर्वनाश की दुनिया में एक साथ रहना सबसे बुद्धिमानी वाला कदम था। केवल डाकू और हमलावर ही अकेले पनपते थे। भले ही राघव शामिल न हो, एक गठबंधन बनाना अंधेरे में आंख बंद करके भागने से कहीं बेहतर था। लेकिन डॉन तक पहुंचना, यह एक और समस्या थी। बिल्कुल, माइक ने सिर हिलाया। बहुत सारे लोग हैं, हम उन सभी को ट्रांसोसेनिक रेल पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। जमीन पर प्रवासन ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। राघव ने पूछा, सैटेलाइट संचार ठप होने के कारण फीनिक्स अपने बिखरे हुए आपातकालीन टीमों का विश्व स्तर पर समन्वय कैसे करता है? इसके कई तरीके हैं। ये जटिल है, लेकिन संक्षेप में
मानव रहित हवाई ड्रोन निश्चित पथ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। टीमें हर मिशन से पहले स्थान एन का पूर्व पंजीकृत करती हैं। रिले बिंदु संतृप्ति संचरण के माध्यम से सिग्नल प्रसारित करते हैं। कुरियर नेटवर्किंग यानी डाकिया प्रणाली। बड़े पैमाने पर आदेशों के लिए हम कोडित संकेतों के साथ लॉन्ग वेव रेडियो का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं वे विवरण साझा नहीं कर सकता। एंकर पॉइंट। हे भगवान, ये तो साइबर युग के सिग्नल बीकन जैसा है, कीकी ने आश्चर्य से कहा। तो फिर आप लोग ग्राउंड सिग्नल रिले को बढ़ाने और ट्रांसमिशन रेंज का विस्तार करने के लिए डार्क रेडियो की ब्लड क्रिस्टल तकनीक का उपयोग क्यों नहीं करते? माइक का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। राघव ने आह भरी, कीकी को एक नज़र दी। अरे, क्या तुम खुद को सुनती हो? सब कुछ मोबाइल है, हम स्थायी सिग्नल स्टेशन क्यों बनाएंगे? और हमें पर्याप्त भयानक ब्लड क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे? भले ही उत्तरजीवी उन्हें न चुराएं, रात होते ही राक्षस उन्हें निगल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... ओह हाँ, ये सच है। कीकी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। माइक हंसा। सूचना हस्तांतरण एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से निकासी के बाद क्या आप डॉन मुख्यालय लौटेंगे? राघव ने पूछा। नहीं। माइक का चेहरा गंभीर हो गया। प्रत्येक आपातकालीन टीम का एक एकल समय मिशन होता है। यदि हम जीवित रहते हैं तो हम जियाजो शहर से उत्तर की ओर रास्ता बदलेंगे, हम पूर्वी प्लेनेटरी रेल का पालन नहीं करेंगे। कंपन, भूकंप, धड़ाम। ठीक उसी समय जब राघव और माइक एक और रोबोट की मरम्मत पूरी कर रहे थे, एक गहरा कंपन पूरे हवाई अड्डे को हिला गया। कंपन और मजबूत हुआ, फीका पड़ने से पहले कई सेकंड तक रहा। बाहर हवाई अड्डे के प्लाजा में अनगिनत उत्तरजीवियों ने जमीन को कांपते हुए महसूस किया। उनके सिर घूम गए क्योंकि धूल के बादल ऊपर उठ गए। कारों की खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं, फिर अराजकता फैल गई। एक भूकंप। वह क्या बकवास था? क्या हो रहा है? इन्फिनिट ट्रेन पर अनुसंधान बोगी के अंदर रिया एक डाक रेडियो के पास बैठी थी, फीनिक्स की जानकारी इकट्ठा कर रही थी जबकि हेल ब्लैक क्राइसेंथम का अध्ययन कर रही थी। जैसे ही कंपन ने दस्तक दी, वह तेजी से झुक गई। वह तुरंत खड़ी हुई, सामने की बोगी की ओर दौड़ती हुई। मिस पूनम, ये भूकंप मुझे कल रात अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 में मिले भूमिगत प्राणी की याद दिलाता है। मेरा सुझाव है कि हम तुरंत राघव और हवाई अड्डे की आपातकालीन टीम से संपर्क करें। मैं पहले ही कोशिश कर रही हूँ। पूनम जवाब देने वाले के माध्यम से नियंत्रण टॉवर को तत्काल कॉल कर रही थी, साथ ही साथ रेडियो पर राघव तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी।